पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे बड़े राजदार डॉक्टर संदीप घोष की कस्टडी सीबीआई को मिली और उसके बाद सीबीआई जो राज उगलवाने में कामयाब होती लगातार जा रही है, उसके बाद यह नजर आने लगा है कि संदीप घोष को तो छोड़िए, अब ममता बनर्जी की कुर्सी भी नहीं बचने वाली है। क्योंकि संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद जो चीजें निकल करके सामने आई हैं, उन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो बहुत सनसनीखेज हैं। सबसे पहली बात, आज तक जिस सेमिनार हॉल में जहां पर लाश मिली थी उस 31 वर्षीय डॉक्टर की, उसी को अपराध का केंद्र माना जाता रहा। लेकिन अब सीबीआई की तरफ से जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, उसमें पता यह चल रहा है कि 3 और कमरों तक यह वारदात फैली हुई है, जिसमें 10 और लोग भी शामिल हो सकते हैं। सीबीआई को 10 अलग अलग लोगों के फुटप्रिंट्स उस कमरे के आसपास मिले हैं और उस कमरे में उस पीड़िता के भी फुटप्रिंट्स मिले हैं, जिसकी निर्मम रूप से हत्या और बलात्कार जिसके साथ किया गया। तो क्या अपराध की घटना से पहले जो कुछ हो रहा था वो इस पूरे एरिया में फैला हुआ था? और भूलिए मत, जब प्रोटेस्ट सबसे पहला हुआ था रात के वक्त पर, जब महिलाएं सड़क पर निकली थीं, उसके दौरान 40 से 45 गुंडों के द्वारा उस क्राइम सीन के आसपास हमला किया गया था। पुलिस लगातार कहती रही कि सेमिनार रूम को हमने सुरक्षित रखा, लेकिन अब जब उन 3 कमरों की बात आई है, तो सवाल पुलिस से यह भी है, क्या उन 3 कमरों को भी प्रोटेक्ट किया गया था? क्या सबूत पुलिस को पहले से पता थे कि यहां भी फैले हुए हैं? पहली बात। दूसरी बात जो निकल के सामने आ रही है कि उसमें और किन किन लोगों की संलिप्तता हो सकती है, जो हमने कल के वीडियो में आपसे कहा था कि भले हो सकता है कुछ ऐसे नाम हो जो सीधे तौर पर हत्या में न शामिल हो, उन्होंने चाकू नहीं चलाया हो, उन्होंने बलात्कार नहीं किया हो, उन्होंने गला नहीं घोटा हो, लेकिन वो नाम भी जिम्मेदार हैं। उसमें नाम एक और आ रहा है कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का, जिनकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल अपराध करने के लिए संजय राय के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उस मोटरसाइकिल का अगर रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो वो नाम पर किसके रजिस्टर्ड है? वो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के नाम पर रजिस्टर्ड है। और नाम एक टीएमसी के विधायक का भी आ रहा है, जिसको ममता बनर्जी ने कंट्रोल करने के लिए वॉचडॉग के तौर पर उन संस्थानों में बैठा के रखा था, उन मेडिकल संस्थानों में बैठा के रखा था जहां से आरोप लग रहे हैं कि संदीप घोष के द्वारा मानव अंगों की तस्करी करवाई जाती थी, बायोमेडिकल वेस्ट का इस तरीके से अलग अलग जगहों पर सेल किया जाता था, और साथ ही साथ अस्पताल को मिलने वाली किट, सिरिंज, दवाओं का भी अवैध कारोबार होता था। छात्रों से जबरन और अतिरिक्त पैसों की वसूली होती थी पास करने के नाम पे। तो क्या अब उस विधायक का नाम सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी सुरक्षित है? और साथ ही साथ बात इस चीज को लेकर के भी करेंगे कि किरण रिजिजू जो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा एक पत्र को सार्वजनिक किया गया है, उस पर कमेंट किया गया है, उन्होंने रीट्वीट करते हुए दिखाया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी से लगातार केंद्र आग्रह करता रहा कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित बनाने के लिए जिन व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और आदेश भी शामिल थे, उसको ममता बनर्जी के द्वारा क्या जानबूझ करके नहीं माना गया? क्या अपराध और अपराध ताकि होता रहे, जिससे वो भय, वो खौफ, जिसके सहारे इतने वर्षों तक ममता बनर्जी ने राजनीति का पूरा खेल किया है, वो चलता रहे, उसको चलते रहने के लिए उन तमाम चीजों को नहीं माना गया? बहुत सारे सवाल हैं और परत दर परत ढंग से, बिंदुवार ढंग से हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो कल से और आज तक की अपडेट्स हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे और कड़ियां जोड़ेंगे पीछे से कि क्या निकल करके अब सामने आ रहा है, और उसके आधार पर पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भविष्य क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। सबसे पहले बात करेंगे सीबीआई के खुलासों पर, उनको लेकर के हो रही चर्चाओं पर, और उसके बीच में एक सवाल कि आखिर संदीप घोष की गिरफ्तारी से सीबीआई क्या निकालने जा रही है, और वित्तीय अनियमितता का जो आरोप लगा है उसके जरिए तार कहां तक जुड़ सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीबीआई के द्वारा क्या फाइंडिंग्स हैं। हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे, सभी लोगों के बीच में चर्चा थी, सामान्य चर्चा यह थी कि जो सेमिनार हॉल था जहां पर उस लड़की का शव मिला था छत विछत, उसी एरिया में अपराध और अपराध से जुड़े सबूत हो सकते हैं। लेकिन अब सीबीआई की तरफ से जो सूचनाएं रिपोर्ट्स के सहारे आ रही हैं, उसमें यह निकल करके सामने आ रहा है कि 3 अन्य कमरों में भी
10 अलग अलग लोगों के फुटप्रिंट्स मिले हैं जो कहीं ना कहीं जाकर के इस अपराध से जुड़ते हैं। दूसरी बात सीबीआई की तरफ से निकल करके आ रही है कि एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश सीबीआई कर सकती है। अब इस बात को समझिए कि आप पीछे जाएंगे तो याद आएगा आपको कि एक प्रोटेस्ट हुआ था महिलाओं के द्वारा रात के अंदर, कि रात को महिलाएं सड़क पर चलें, सुरक्षित महसूस करें, इस बात का संदेश देने के लिए महिलाओं के द्वारा प्रोटेस्ट आयोजित किया जाता है। 1000 के आसपास के लोगों की भीड़ पश्चिम बंगाल पुलिस की देखरेख के भीतर आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के आसपास घूमती है और उसमें से 40 से 45 गुंडे निकल करके क्राइम सीन के आसपास पहुंचते हैं और क्राइम सीन को कहा जाता है क्षत विक्षत करते हैं, वहां कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो इस केस को प्रभावित कर सकता है। और अब जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस के द्वारा कहा गया नहीं जी, हमने बचा लिया था उस पूरे एरिया को, वहां पर कोई नहीं गया है। लेकिन अब पुलिस क्या जवाब देगी? विनीत गोयल, कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता, क्या जवाब देंगे कि अब जब 3 कमरों तक जांच फैल रही है, क्या उन कमरों को सुरक्षित किया गया था? सवाल क्योंकि मौलिक यही था कि वह पूरा अस्पताल ही अपने आप में क्राइम सीन है। वो पूरी प्रेमाइसेस जो है, वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेल्स पड़े होंगे जिनके जरिए वास्तविक अपराधियों तक पहुंचा जा सकता था, क्योंकि पहले दिन से कोई नहीं मानने को तैयार है कि संजय राय ही असली अपराधी है, क्योंकि उसकी ना हैसियत थी, ना स्थिति थी, ना परिस्थिति थी कि वो ऐसे अपराध को अंजाम दे सकता था, और उसके पास मोटिव तो कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं था। तो उसको प्यादा बना करके आगे फेंका गया। लेकिन जब सीबीआई आई और पूरे देश का दबाव आया, तब कुछ बचा नहीं इनके पास, इसलिए रास्ते खुलते गए। और जैसे जैसे रास्ते खुल रहे हैं, इस केस का राज और गहराता जा रहा है और एक भय बैठ रहा है कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल और कलकत्ता का ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जो नॉर्दर्न इंडिया का एक समय पर नंबर 1 कॉलेज हुआ करता था मेडिकल के क्षेत्र में, वहां पर कुछ ऐसा हो रहा था जो सामान्य नहीं था और वो बहुत भीषण अपराध था। क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए, डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर आरोप लगाने वाले व्यक्ति जो 16 वर्षों से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हैं। ममता बनर्जी उतने वर्षों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है जितने वर्षों से वह व्यक्ति कर्मचारी है। अख्तर अली नाम है उसका। उसके द्वारा क्या आरोप लगाए गए हैं, इन बातों को फिर से हमें याद करना चाहिए। उसके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें नंबर 1 यह है कि मानव अंगों की तस्करी करना, जो लावारिश लाशें आती थी उनके साथ में छेड़छाड़ करना, उनको बेचना। दूसरी बात जो थी कि बायोमेडिकल वेस्ट जो था उसका भी अवैध कारोबार किया जाता था। जो मेडिकल किट होती है, जो तमाम दवाएं होती हैं, उसको अवैध रूप से बेचा जाता था। और साथ ही साथ वहां घूसखोरी का एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा था, जिसमें छात्र छात्राओं को, मेडिकल के छात्र छात्राओं को पास करने के लिए 6 से 8 लाख रुपए लिए जाते थे। और साथ ही साथ निकल के सामने ये आया कि टेंडर देने के नाम पर भी मोटी रकम आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो सुपरिटेंडेंट, जो प्रिंसिपल और टीएमसी का काडर, जो ममता बनर्जी की जीत पर विक्ट्री वाली फोटो देता है, वह व्यक्ति मोटी रकम वहां से कमाता था। अब इन चीजों को देखेंगे तो ये सारे अपराध, ये सारे काम, चाहे मानव अंगों की तस्करी हो, बायोमेडिकल वेस्ट हो, चाहे जो दवाएं और किट का सप्लाई अवैध रूप से करना हो, घूस लेना हो, या फिर मोटे तौर पर जो टेंडर के नाम पर पैसा निकालना हो, इसमें सब कुछ में एक चीज कॉमन है, पैसा और वित्तीय अनियमितता का आरोप है कि पैसे का वो गड़बड़ी करा है। अब पैसे वो कहीं रखे जाएंगे, वो पैसे कहीं गायब नहीं हो सकते हैं। जब पैसा कोई कमाता है तो वो कहीं रखता है, और जब सीबीआई पूछताछ करने के बाद उन पैसों तक पहुंचेगी, तब उसके सामने क्या निकल के सामने आएगा कि पैसे कहां से आए और कहां को गए, यानी एक ट्रेल बनेगी। जो ईडी काम करती है, जिसको लेकर के बहुत आलोचना रहती है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कर चुकी हैं, और उसके अलावा उनके अन्य गठबंधन के सदस्य राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तमाम लोग इस चीज की आलोचना करते हैं। दरअसल ईडी करती है काम ये कि पैसों के वो ट्रेल निकालती है कि आपके पास 10 रुपए मान लीजिए रखे हैं, तो कहां से आए तो क्यों दिए गए, किसने दिए, उस 10 रुपए जो जिसने दिए उसके पास वो पैसे कहां से आए, फिर आपके पास आए तो आपके पास से कहां गए, कहां कहां आपने इन्वेस्ट किया, किसको किसको दिया। ये पूरी जब कड़ियां निकल करके सामने आएंगी तो सिर्फ इसमें अकेले संदीप घोष नहीं रह जाएगा। जब आज से कितने भी दिन बाद सीबीआई इस वित्तीय अनियमितता की रिपोर्ट लेकर के आएगी हमारे सामने,
तब जाकर के यह बात निकल के आएगी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या वो तमाम शक्तिशाली लोग जिनको लेकर के लगातार डॉक्टर्स आरोप लगा रहे हैं, जो हम ये बातें कह रहे हैं ये मनगढ़ंत या हमारे हिसाब से नहीं है। आपको मीडिया में ये तमाम आरोप सार्वजनिक रूप से लगाते हुए डॉक्टर्स मिल जाएंगे, सीनियर डॉक्टर्स मिल जाएंगे, वो डॉक्टर्स जो कलकत्ता के टॉप 5 डॉक्टर्स में, बंगाल के टॉप 5 डॉक्टर्स में आते हैं, वो तमाम लोग इस बात को कहते हुए मिल जाएंगे। वो मिल जाएगा व्यक्ति जो उस रात में 31 वर्षीय डॉक्टर जिसकी हत्या की गई उसके साथ की शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा था। ये तमाम लोगों के आरोप के आधार पर बातें कही जा रही हैं। आपको समझना चाहिए कि अब यह सब कुछ सामान्य नहीं रह गया है। वित्तीय अनियमितता के जिस दिन ट्रेल्स निकल के सामने आए, ममता बनर्जी की कुर्सी बहुत दूर नहीं है कि उस चेन के अंदर वो भी बंद करके खींच के चली आएगी और ममता बनर्जी चुपचाप सीबीआई के इंटरोगेशन रूम में बैठी होंगी। अब जो नए दर्शक हो उनके लिए एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि संदीप घोष के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, आपको लग रहा होगा संदीप घोष क्यों बार बार घूम के आ रहा है, तो संदीप घोष की शक्तियों का एक ट्रेलर मैं आपको देता हूं। संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल कॉलेज, चूंकि बहुत बड़ा कॉलेज है और बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, बहुत पैसा यहां पर घूमता है, तो प्रिंसिपल हर कोई बनना चाहेगा। प्रिंसिपल बनने की सूची एक बनती है वरीयता के आधार पर, वरीयता के क्रम में पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर कौन है, चौथे पांचवें तक के लोग ऊपर नीचे कई बार कर दिए जाते हैं अलग अलग कारणों से। लेकिन संदीप घोष, डॉक्टर संदीप घोष 16वें नंबर पर था और वहां से आउट ऑफ टर्न उसको पहले नंबर पर पहुंचा करके और उसको प्रिंसिपल बना दिया जाता है। किसके लिए, किसके द्वारा उसको बनाया जाता है? जाहिर है इसके बाद 31 मई 2023 को उसका ट्रांसफर होता है और 24 घंटे के भीतर वो ट्रांसफर ऑर्डर वापस हो जाता है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही होती हैं। इसके बाद 11 सितंबर को मुर्शिदाबाद उसका ट्रांसफर होता है, लेकिन 9 अक्टूबर को वो ट्रांसफर भी वापस हो जाता है और उसको वापस यहीं पर ड्यूटी में दे दिया जाता है। और इसी कालखंड के दौरान की वो वीडियो जो कल हमने आपको दिखाई थी, उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे, वीडियो एक्सेस नहीं कर पाए, वहां पर एक व्यक्ति अफसर अली को भेजता है यह व्यक्ति, और वो वीडियो में साफ साफ अफसर अली उस नए प्रिंसिपल से कहता है कि मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भेजा हुआ आदमी हूं, चुपचाप इस कुर्सी से हट करके चले जाओ। ये दादागिरी संदीप घोष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दम पर चलता है, वो वीडियो इस बात का सबूत है। इसके बाद लगातार आरोप जब संदीप घोष के ऊपर लगाए जाते हैं, जिसमें टीएमसी के नेता शांतनु सेन से लेकर के और तमाम लोग शामिल होते हैं, आरोप लगाने वाले और धरना देने वालों में छात्र छात्राएं शामिल होते हैं, जिसमें एक छात्रा का यहां तक बात है कि 2021 में वो पास करती है और उसके बाद 2023 में उसको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद, केवल इसलिए क्योंकि घूस नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पा रही थी इस चीज के लिए। अब एक जांच कमेटी बनती है संदीप घोष के खिलाफ इन चीजों की जांच करने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य सचिव को यह आदेश वापस लेना पड़ता है। अब स्वास्थ्य सचिव को अगर आदेश लेना पड़ रहा है वापस, तो स्वास्थ्य सचिव से ऊपर कौन होता है? स्वास्थ्य मंत्री, और वही मुख्यमंत्री। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि संदीप घोष कितना शक्तिशाली था। अब इन तमाम चीजों को हम समझते हुए एक बार अगर आखिर में हम समझें कि सीबीआई का क्या अब चीजें निकल के, सीबीआई का एक्शन प्लान हम अगर समझने की कोशिश करें और उसके आधार पर क्या चीजें निकल के सामने आएंगी, तो एक बात स्पष्ट होता है कि सीबीआई का एक्शन प्लान स्पष्ट है कि यह मामला सामान्य नहीं है, यह कहीं ना कहीं जा करके जुड़ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कुर्सी के आसपास बैठे लोगों से है, जिसमें बार बार यह कहा जा रहा है कि कुछ बड़े माफिया हैं जिनकी कठपुतली बन करके संदीप घोष काम करता था। अब एक और नाम आज उछल करके कलकत्ता की सड़कों पर सामने आया। जब जूनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपने हाथ में एक ऐसे तस्वीर लेकर के घूम रहे थे, आपको यहां बगल में दिखाई भी जाएगी। यह तस्वीर में नाम लिखा हुआ है विनीत गोयल का, कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता, और इनके लिए तोहफे में लेकर के आए थे वो बच्चे रीढ़ की हड्डी। सोचिए कि आम नागरिकों को, और आम नागरिक से भी अगर नीचे की कैटेगरी में आप रखें तो आम छात्रों को अगर यह कहना पड़ रहा हो कि कलकत्ता पुलिस और कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर श्रीमान विनीत गोयल जी रीढ़ की हड्डी लेकर के आइए, थोड़ा न्याय करिए। मैडम के सामने झुके रहने से काम नहीं होता है। आपने इसकी शपथ नहीं ली थी आईपीएस बनते हुए और इतने वर्षों की सेवा देते हुए, हर 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करते हुए आपने इस बात की शपथ नहीं लेते हैं। आप शपथ लेते हैं जनता के साथ न्याय करने की, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी चूंकि कमजोर हो गई है झुकने की आदत की वजह से, तो रीढ़ की हड्डी लेकर के आइए। पश्चिम बंगाल में छात्रों के द्वारा रीढ़ की हड्डी इनको गिफ्ट करने के लिए सड़क पे घूम रहे हैं लोग। अब विनीत गोयल क्यों फ्रेम में आ रहे हैं? विनीत गोयल के ऊपर 2 या 3 मुख्य आरोप है। पहला आरोप यह है कि कलकत्ता पुलिस चूंकि इनके देखरेख में और मार्गदर्शन में काम करती है और ममता बनर्जी के काफी करीबी रहे हैं ये, और हैं भी अभी भी, वरना जितनी मांग हो रही है और जितना दबाव बन रहा है कि पुलिस के द्वारा ऐसी लीपापोती की जा रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा कमिश्नर को या तो लाइन हाजिर करना चाहिए या फिर उनके साथ कुछ कार्रवाई ऐसी हो जिससे जनता के बीच मैसेज जाए कि उसको बचाया नहीं जा रहा है, यह व्यक्ति इस पूरे अपराध में शामिल या किसी भी रूप में अपराध में शामिल नहीं है।
लेकिन केस को खराब करने का इनके ऊपर आरोप लगा कि इनकी देखरेख में गई पुलिस के द्वारा वहां ना एफएसएल के द्वारा सही से सैंपलिंग कराई गई, ना सबूत इकट्ठा किए गए, ना चार्जशीट सही से फाइनल की गई, पोस्टमार्टम उसी अस्पताल में क्यों होने दिया गया जिस अस्पताल के प्रशासन और तमाम लोग शक के दायरे में थे। ये तमाम चीजों के आरोप हैं। और इसके अलावा बात यह भी है कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज करना और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर करने के मार्ग प्रशस्त करना जो इस पूरी जो व्यवस्था की चरमराहट है, जो खराबी है, उसके खिलाफ बात कर रहे थे। दो इसके उदाहरण। पहला तो आप लाठीचार्ज की तस्वीरें आपने देखी होंगी, कुछ तस्वीरें आपको बगल में भी दिखाई देंगी जिसमें किस तरीके से जवान, लड़के, लड़कियां, बुजुर्ग सभी के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है कलकत्ता पुलिस के द्वारा। और दूसरी बात, इसमें हाईकोर्ट से एक व्यक्ति को, एक डॉक्टर को प्रोटेक्शन मांगनी पड़ती है कि भैया हमारे ऊपर कलकत्ता पुलिस ऐसे ऐसे एफआईआर कर रही है जिसका जवाब देते देते हम थक जाएंगे, हम आम जनता और अपनी सुरक्षा के लिए बात कर रहे थे, हमारे ऊपर तो कलकत्ता पुलिस मुकदमे लिखने पे आ गई है। डॉक्टर होते हैं वो भास्कर घोष, इनको जाकर के कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है कि अभी कलकत्ता पुलिस इनके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज करेगी। ये तमाम चीजें हैं जो विनीत गोयल की देखरेख में हो रही हैं। और विनीत गोयल के संबंध मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कितने अच्छे हैं। विनीत गोयल इस पूरे जो रैकेट है, इस पूरे तमाम लोगों का जो रैकेट है, इसमें किस तरीके से जो भी लोग नाम उछल करके सामने आ रहे हैं, उसमें एक और नाम जो मित्र के रूप में आ रहा है विनीत गोयल का ही आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? इस वजह से विनीत गोयल के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं विनीत गोयल के ऊपर भी जांच की आंच आनी ही आनी है। हमने आपको बताया था एक टीएमसी विधायक के बारे में शुरू में। टीएमसी विधायक का नाम है डॉक्टर सुदीप्त रॉय। अब सुदीप्त रॉय के ऊपर क्या आरोप हैं और किस तरीके से उनके नाम निकल के सामने आ रहे हैं। ये हैं रोगी कल्याण समिति आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के चेयरमैन, मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन इनको बना दिया गया। अब डॉक्टर तो नाम के आगे लगा हुआ है, पीएचडी वाला है कि एमबीबीएस वाला है ये नहीं पता है, लेकिन नाम है डॉक्टर के आगे, डॉक्टर इनके नाम के आगे लगा हुआ है। सुदीप्त रॉय टीएमसी के एमएलए हैं, ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं और आरोप यह लग रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में होने वाली सभी घटनाओं के लिए, उस पर नजर रखने के लिए वॉचडॉग के तौर पर इनको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा वहां बैठाया गया था। इनको ऐसा भी नहीं होता, आरजीकर का कामकाज इनका अच्छा देख करके, बढ़िया रिपोर्टिंग तुम कर रहे हो भाई, इनको आगे चल करके एक और अस्पताल की रोगी कल्याण समिति का चेयरमैन बनाया जाता है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का। यानी कि लगातार सुदीप्त रॉय एक बड़ा एसेट ममता बनर्जी के लिए हैं, जो लगातार इन चीजों पर निगरानी रखते हैं। और दिलचस्प बात, जो मेडिकल किट और दवाओं की अवैध रूप से इधर उधर खरीद फरोख्त की बात चल रही है, उसमें यह बात निकल के सामने आती है कि डॉक्टर सुदीप्त रॉय की एक कंपनी भी है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब आप बाकी कनेक्शन आप जोड़ने के लिए सक्षम है, अभी जब तक बातें निकल के सामने नहीं है उससे आगे कहना बहुत कुछ सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये इन चीजों को देखने के बाद यह चीज स्पष्ट होती है कि डॉक्टर सुदीप्त रॉय कोई अनछुए नहीं है इस मामले से। आज नहीं तो कल इनके ऊपर भी चीजें निकल करके सामने आएंगी। और सीबीआई के पास अब क्या रास्ते निकल करके सामने आते हैं? आखिर में अगर बात करें तो सीबीआई लगातार संदीप घोष के इर्द गिर्द जो पूछताछ कर रही है और जो बातें निकल करके सामने आ रही है, उससे यह बात स्पष्ट हो रही है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीजें निकल करके सामने आएंगी जिससे यह चीज स्पष्ट हो जाएगी, यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल की यह घटना सामान्य नहीं थी और यह एक बहुत बड़े रैकेट को छुपाने और उसके राज को छुपाने की एक नाकाम कोशिश थी, जिसमें उस डॉक्टर की बर्बर और निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। लेकिन तब तक के लिए हमको इंतजार करना होगा, बात करना नहीं बंद करना होगा, इस केस पर लगातार बात करते रहना होगा। हर छोटी बड़ी अपडेट के तमाम एंगल्स को और तमाम उनकी संभावनाओं को तलाशते रहना होगा, इस चर्चा को जारी रखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।